वज़ीर आज़म इमरान खान के एक इजलास से खिताब का जिक्र करेंगे। उन्होंने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए और मिलावट के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। अब साथ ही साथ वज़ीर आज़म ने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी ख़त्म करने के लिए कार्रवाई करें या सब्सिडी दें, गरीब को आटा सस्ता फराहम करें और हर हाल में आवाम को आटा, चीनी और ज़रूरी अशिया पुरानी कीमतों पर मिलनी चाहिए। क्या वज़ीर आज़म की टीम हिदायत पर मिनो अन अमल दरामद करवा पाएगी? इस पर अपने एनालिस्ट से बुनियादी सवाल हमारा कुछ यूँ है कि क्या हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में कामयाब होगी, हाँ या नहीं के ऑप्शन है सबके पास। भट्टी साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, तो जब मैंने वज़ीर आज़म का बयान सुना मुझे ये समझ नहीं आई, वज़ीर आज़म ये हिदायत किसको दे रहे थे? हुकूमत तो उनकी है ना? हाँ, मैडम शेख, वो यकीनन आप 2-3 दिन आपको वक्फा हो गया होगा इमरान खान साहब को बताने में कि हुकूमत अच्छा। आपकी है, तो आज प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद बता दीजिएगा उन्हें। ठीक है सर, आपके राब्ते ज़्यादा हैं, आप बता दीजिएगा। चलो, आपने मेरे ज़िम्मे पहला काम लगाया, मैं बता दूंगा। और दूसरी बात ये भी है कि मैडम शेख के इमरान खान साहब अक्सर अपने फैसलों पे खुद ही नोटिस ले लेते होते हैं। यानी एक तरफ कीमतें बढ़ा दी गैस बिजली की, आवाम में शोर पड़ा, नोटिस ले लिया। नवाज शरीफ को जाने दिया, बाद में नोटिस ले लिया। शहबाज शरीफ को पीएसए के चेयरमैन बना दिया, बाद में नोटिस ले लिया। डॉलर को मार्केट में फेंक दिया और कर दिया, बाद में नोटिस ले लिया। तो वो ये करते रहते हैं। सर वैसे आप नोटिस की बात करें तो मैंने सुना है उन्होंने वो सीमेंट पे नोटिस लिया था, तो सीमेंट की कीमतें भी बढ़ गई हैं। हाँ, और अब मुझे डर लग रहा है वो बिजली पे नोटिस ले रहे हैं, और गर्मी है और ये ना बिजली इलेक्ट्रिक ने तो यहाँ पे ऐलान कर दिया है। तो बहरहाल आप जाने और आपकी के इलेक्ट्रिक जाने, हमें मेरे इस्लामाबाद के वजीर आजम इमरान खान ने 18वीं तरमीम के बाद, ठीक है, आप देख लेते हैं आपके 24 किलोमीटर में क्या होता है। हाँ, अच्छा मैडम शेख, पहले 2-3 अच्छी खबरें हैं। जैसे पंजाब में ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन किया। 716 टन आटा, 1 अरब से जायद मालियत की 16,000 टन चीनी और 2,000 टन चावल बरामद हुए। ये जालिम लोग देखें क्या कर रहे थे। दूसरी अच्छी खबर है, पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स बनने शुरू हो गए हैं और 250 से 300 माहाना बनेंगे। फवाद चौधरी साहब को इस पर यकीनन मुबारकबाद। तीसरी एक अच्छी खबर है, $1.5 अरब के बिजली मनसूबा का पाक चीन मुआहदा हुआ है। दरियाए जेलम पर 700 मेगावाट का आज़ाद पत्तन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अब एक खबर पढ़ लीजिएगा जो थोड़ी सी बुरी खबर है। शहबाज राना हमारे दोस्त हैं, उन्होंने खबर दी है कि पेट्रोल के बाद बिजली पर 14% महंगी होगी और सब्सिडी ख़त्म करने का फैसला किया गया है। अब ये जो 300 यूनिट वालों को सब्सिडी देती थी, अब ये सिर्फ 50 यूनिट वालों को मिलेगी। ये क्यों किया गया है मैडम शेख? इसलिए किया गया है कि ये IMF की शर्त थी। अब इसके बाद $450 मिलियन की जो तीसरी किस्त है, हो सकता है वो हमें मिल जाए। अब कहना ये है मैडम शेख के टड्डी दल, कोरोना दौर, मईशत का जो हाल है वो सबके सामने है, और ऊपर से IMF जो इस तरह नज़र रख के बैठा है जिस तरह वो सास बहू पर नज़र रखती है, या तो इसलिए अब महंगाई और फिर मसनूई महंगाई, बेरोज़गारी और फिर मसनूई बेरोज़गारी, लिहाजा एहसास प्रोग्राम या हेल्थ कार्ड या दीगर छोटे मोटे रिलीफ़ों के अलावा कोई चांस नहीं किसी बड़े रिलीफ का। सब्सिडी IMF नहीं देने देगा कोई इस तरह की, यानी इवन उन्होंने 10% तनख्वाहें नहीं बढ़ाने दी आपकी। हाँ, अब एक ऑप्शन रह गया है कि हुकूमत ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कुछ करे, और जैसे पहले बुरान आए हैं कि गंदम मौजूद थी, आटे का बुरान पैदा हो गया, चीनी गोदाम भरे हुए थे, चीनी का बुरान पैदा हो गया, पेट्रोल मौजूद था, पेट्रोल का बुरान पैदा हो गया। तो इस तरह के बुरान भी अगर पैदा ना हो और हुकूमत यही कर ले तो यही बहुत बड़ा रिलीफ होगा इस अवाम के लिए। ठीक है मुनीब, एक तरफ तो हम इस तरह के बयान देखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पंजाब में सूरत हाल कुछ यूँ है कि फ्लावर मिल्स एसोसिएशन और वज़ीर आला पंजाब के दरमियान में जो मामला थे वो तय पा गए। उसके बाद डिसाइड हुआ कि जी आटे की कीमत कम की जाएगी, लेकिन उस पर अमल दरामद कोई नहीं हुआ। और तो और खैबर पख्तूनख्वा वालों ने जो पंजाब का जवाज़ बना के आटा महंगा किया था, उन्होंने कम कीमत होने में भी कोई उसका नोटिस नहीं लिया। अभी तक महंगी बिक रहे आटा। देखिए, ये तमाम जो मामलात हैं ये प्योरली गवर्नेंस क्या होती है, इन्हीं चीज़ों का होता है। लेकिन एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, उन्होंने नोटिस लिया है, ही हैज़ गॉन डाउन टू द लेवल के जहाँ पर उनको ये भी बताना पड़ रहा है अपने लोगों को कि भाई ये आपने करवाना है।
ये प्राइम मिनिस्टर ठीक है, किसी मुल्क के अंदर अगर ये एक बहरान है और बहरान उठा है तो वज़ीर-ए-आज़म का नोटिस लेना पड़ता है, लेकिन इस हद तक तो दुरुस्त है। लेकिन बाकी काम उनकी टीम ने करना है। अब उनकी टीम करवा सकती है, नहीं करवा सकती, पंजाब के अंदर क्या ये सब मुमकिन है या नहीं है। एक क्रैकडाउन बड़ा अच्छा है, कल उसके बारे में हम देख रहे थे, रिपोर्टिंग भी हो रही थी, बहुत अच्छा है। वज़ीर-ए-आज़म बहुत सी चीज़ों के ऊपर आप इंटेंशन डाउट नहीं कर सकते। नीयत अच्छी है, नीयत साफ़ है, बहरान ख़त्म होना चाहिए, माफियाज़ के ख़िलाफ़ भी होना चाहिए, जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं उनके ख़िलाफ़ भी होना चाहिए। लेकिन फिर आपके पास कोई आपके हेल्पिंग हैंड्स होते हैं ना, जो आपकी हुकूमत होती है, उसके अंदर भी क्या ऐसे लोग मौजूद हैं जो मनोअन आपकी जो विल है उसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते। जहाँ पर अब यहाँ जैसे बुज़दार साहब की हुकूमत है, तो बुज़दार साहब के भी कुछ बड़े सवेर किस्म के कैपेसिटी इश्यूज़ हैं। वो हैं, वो अब एक होती है कि जो आप किसी के अंदर कैपेसिटी वो होती नहीं है कि वो लीड करने की या इनिशिएटिव लेने की, वो अभी तक उनके अंदर ये प्रॉब्लम है। ज़ाहिर बात है, उनको भी वो 2 साल में हमने ऑन जॉब ट्रेनिंग दी है ना प्राइम मिनिस्टर ने, तो ज़ाहिर बात है अभी वो 2 साल हुए हैं, अब उन्होंने ट्रेनिंग ली है, अभी मज़ीद 2 साल लगेंगे, फिर उन्हें समझ लगेगी कि मैंने ब्यूरोक्रेसी को लीड कैसे करना है। अभी तक तो ब्यूरोक्रेसी उन्हें लीड करती रही है। ठीक है, एक मीटिंग कॉल कर लेना और उसके अंदर थैंक यू वेलकम कह देना, दैट इज सेपरेट। आप अगले 2 साल का जिक्र कर रहे हैं मुनीब, अपने सूबे के अंदर बीइंग द चीफ एग्जीक्यूटिव इन चीज़ों को इंश्योर कराना। आप अगले 2 साल का जिक्र कर रहे हैं मुनीब, लेकिन एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर रैंक पर्सन है, उन्होंने तो आज वीडियो में वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की है कि आप बुज़दार साहब को फारिग करें, चलता करें। देखिए, बुज़दार साहब का किला बहुत मजबूत है। जैसे मैंने पहले कहा था कि वज़ीर आज़म का किला अभी तक काफ़ी मजबूत है, इसी तरह बुज़दार साहब के पास भी एक ऐसी गिदड़ सिंगी है जिसको कम से कम अपोजिशन के पास अभी वो ना तादाद है और ना इस्तेदाद है कि वो उसे इस्तेदाद का लफ्ज़ मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। हसन निसार साहब, मैं तो बूढ़ा हो गया, बचपन से लेके आज तक हम सुनते भी आए, देखते भी आए कि बढ़ा हुआ पेट और चढ़ा हुआ रेट कभी वापस नहीं आया। एक बात। दूसरी बात यह है कि आई एम हम्बल स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मेरी फॉर्मल एजुकेशन है इकोनॉमिक्स की, और अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हुआ भी तो बिल्कुल वक्ती होगा, सतही होगा, मसनूई होगा, जाली होगा। क्योंकि डे ड्रीमिंग अपनी जगह है, इसका कोई ताल्लुक डिमांड एंड सप्लाई का, जो एक बुनियादी बिल्कुल ही अर्ली स्टेजेस पे आपको पढ़ाते हैं, डिमांड एंड सप्लाई का जो उसूल है, वो उसका डे ड्रीमिंग के साथ कोई ताल्लुक है नहीं। ठीक है ना। और बाकी ख्वाहिशें, अगर वो कहते हैं ना घोड़े होते तो फिर मुनीब साहब भी शाहजवार होते। ठीक है, और मैं इनके साथ राइडिंग करता। ठीक। छोड़ें, क्या सवाल लेके वज़ीर अब्बास साहब। देखिए, मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि ये जो वैसे ही डर जाना था हो सकता है कि ये खैर वो बुज़दार साहब भट्टी साहब और आप सबकी ख्वाहिश हो सकती है कि उनको, या जिन एंकर का आप जिक्र कर रहे हैं, बुज़दार साहब कहीं नहीं जा रहे, और ये और मेरी भट्टी साहब के साथ चढ़ जो है बड़ी पुरानी है, 2 साल से 2 साल उसको भी हो ही गए। 2 साल से चल रहे हैं, अगले 2 साल भी वो चलेंगे। और इमरान खान माइनस हो जाएं तो हो जाएं, बुज़दार साहब माइनस नहीं होंगे। दूसरी बात ये कि मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि ये जो छापा पड़ा है, ये था, ये गोदाम किसका था? ये जो चीनी इतने 1000 टन जो है रिकवर्ड हुई, तो हमें अक्सर ये होता है कि जी मुल्ज़मान भाग गए रात का फ़ायदा उठाते हुए और चीज़ रिकवर हो जाती है। मुझे नहीं पता, हो सकता है मैंने ख़बर मिस कर दी हो, लेकिन क्या ये पता चला है कि ये जो गोदाम पे जिस पे छापा पड़ा है, हज़ारों टन चीनी बरामद हुई है, ये था एक्चुअली किसका, और इसके ताने बाने कहाँ मिलते हैं? मेरा ख्याल है इस चीज़ को भी पता चलाना चाहिए। बाकी तो ये अच्छी बात है कि अगर आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रहे हैं, और इसी तरह अगर आपके सिविल इदारे इसी तरह एक्टिव रहेंगे तो ये चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि बहुत सी जो प्राइस हाइक होती है, बहुत सी जो चीज़ें महंगी होती हैं, वो पॉलिसी डिसीजन तो ये होता है, जैसे दवाओं के बारे में डिसीजन हुआ कि जी दवाएं इतने % कम हो गई, लेकिन आज तक वो दवाएं कम नहीं हुई, तो वो सिर्फ पेपर पे रहता है। तो अब देखना ये कि
क्या चीनी की कीमत वाकई नीचे आती है, क्या आटे की कीमत वाकई नीचे आती है? जो हसन साहब कह रहे थे कि तारीखी तौर पे तो अब तक हमने नहीं देखा कि ऊपर जाने वाली चीज़ें कभी नीचे आती हों। रेट और वेट की उन्होंने पेट की बात की, सिर्फ रेटिंग ऊपर जाती है और नीचे आती है। बाबर सत्तार साहब, आपको क्या लगता है? ठीक है, नोटिस भी होते हैं, हम बातें भी करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाता वो? देखिए, हसन साहब की बात मुझे याद आया कि हमारे वालदैन की जो जनरेशन है वो बताते हैं कि अयूब खान जब उन्होंने अपना मार्शल लॉ लगाया और टेक ओवर किया तो पिंडी में बाजार में बड़ी घबराहट थी और लोगों ने जो मिलावट वाली मिर्चें शिर्चें थी वो नाला लई में जाके गिरा दी कि अब पकड़े ना जाए कहीं, क्योंकि उस वक्त अनाउंसमेंट यही हुई थी कि जी मिलावट शिलावट वाले लोगों को अब पकड़ा जाए। तो ये तो क्या 1958 की बात होगी। मुझे हैरत इस बात पे है कि 2018 में जिन लोगों ने वोट डाले पीटीआई की हुकूमत को, उन्होंने ये सारा थीसिस इमरान खान साहब का माना, क्योंकि इमरान खान साहब तो ये फरमाते थे कि अगर डॉलर ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके हुक्मरान करप्ट हैं, अगर कीमतें ऊपर जा रही हैं तो इसका मतलब है हुक्मरान करप्ट हैं, और वो बड़ा बांगे ढोलिया बात कहते रहे। सो अब सवाल ये है कि क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग स्टेट क्राफ्ट की और इकोनॉमी की और रियासत कैसे चलती है उसका इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इकोनॉमी और सारा कुछ फिस्कल पॉलिसी, उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी बेसिक थी कि 2018 से पहले जब वो कंटेनर पे मौजूद थे तो वो वाकई बिलीव करते थे इन तमाम बातों में जो वो लोगों को बता रहे थे। सो एक तो ये बात हो सकती है, और दूसरी बात ये कि वो, और क्योंकि दूसरा थीसिस तो ये ना कि वो इतने समझदार थे कि उन्हें पता था कि ये टच इश्यूज हैं, इन्हें इस्तेमाल करो, पावर में आ जाओ, और पावर में आने के बाद चलें फिर एक और रियलिटी होती है। तो फिर आइदर वे अगर वो आज भी ये बातें कर रहे हैं जो वो उस वक्त किया करते थे जब वो कंटेनर पे खड़े थे, जब वो आज उनके पास हुकूमत है, तो फिर आपको बड़ी हैरत होती है कि कम से कम या आज के लिए माजरत करें, लोगों से माफी मांग लें कि जी वो हमसे नहीं हो रहा, या फिर कल जो कहते थे उसके लिए माजरत करके माफी मांग लें कि जी उस वक्त जो हमारी समझ थी वो गलत थी। लेकिन ये दोनों चीजें साथ साथ तो नहीं चल सकती। और आपने इतने लोगों को ये बात बताई और इतने लोगों ने आपके ऊपर यकीन किया कि एक बकायदा थीसिस यहाँ पे डेवलप हुआ कि वाकई आके आज के हुक्मरान जो है वो बोरियों में पैसे मुल्क से बाहर ले जा रहे हैं। एक साफ सुथरा आदमी आएगा, यहाँ पे हर चीज की कीमत नीचे आ जाएगी और यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बहेंगी। अच्छा, एक थेरी बाबर साहब ऑपोजिशन ने भी पेश की है, भट्टी साहब से जवाब देते हैं। भट्टी साहब कहते हैं ख्वाजा आसिफ साहब के जो माफिया करते हैं तो हुकूमत की अपनी सरपरस्ती में माफियाज पल रहे हैं। मैडम शेख, सवाल बड़ा खूबसूरत है, लेकिन आपने सवाल में ख्वाजा आसिफ साहब को डाल करना तो सवाल की सत्यानाश कर दी। सर इतने सीनियर वो लीडर हैं, इनको आजकल गजनी याददाश्तें हैं। ये जब 84 कमेटियों के सरबराह इसहाक डार साहब थे ये नहीं बोले, जब इसहाक डार ने 40 अरब महंगे कर्जे लिए ये नहीं बोले, यूरो बांड जब वो मार्केट में $500 मिलियन वाला फेंका ये नहीं बोले, मोटरवे, पीटीवी, रेडियो, एयरपोर्ट्स गिरवी रखे जा रहे थे ये नहीं बोले, काजी बरादरान की शनाख्ती कार्ड्स पर जब मनी लॉन्ड्रिंग होने लगी ये नहीं बोले, अपना अकामा निकला दुबई के इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपनी के मजदूर नंबर 303 ये नहीं बोले, और जब अमेरिका में कहने लगे कि हम ज़्यादा लिबरल हैं पीटीआई से, जब बोले तो ये बोले। और कभी भी फिर बाबर साहब इस पे नाराज हो जाएंगे, कभी भी जनाबे स्पीकर पर नहीं बोले, कतरी खत पर नहीं बोले, ट्रस्ट डील पर नहीं बोले, कैलबरी फाउंड पर नहीं बोले, और मेरी कोई जायदाद नहीं उस पर नहीं बोले। जब ये पोजीशन में आते हैं अचानक याददाश्त वापस आती है और ये धड़ाधड़ ऐसी शानदार तकरीरें, ऐसे खूबसूरत भाषण के कौम वाह वाह करती है और हम भी वाह वाह करते हैं। फिर अपना हाल ये था, ये वाटर एंड पावर के मिनिस्टर थे, एक दिन कैबिनेट में फट पड़े, मुझसे क्या पूछते हो वाटर एंड पावर का, उससे पूछो जो चला रहा है। और चला कौन रहे थे? शहबाज शरीफ साहब और सलमान शहबाज, इतने बाख्तियार थे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इनको छोड़ दें, माफिया इनके साथ भी था, माफिया इनके साथ भी है, हम इनके साथ भी रुलते रहे और रोते रहे, यहाँ भी रोते रहेंगे कि रुलते रहेंगे। तो इसलिए मेहरबानी करके इनको ख्वाजा साहब को दरमियान से निकाले। अच्छा, बात ठीक आपने है तो इनके बोलने की बात की ना, माफिया से जान छुड़ानी चाहिए। ठीक है, आपने इनके बोलने की बात की। मुनीब साहब, अच्छा मुनीब साहब का कमेंट लेते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड।